हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 6 है उसको कवर करने के लिए आए हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग आज फिर से बहुत सारी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज चैनल पे अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि हमारी क्लासेस का नोटिफ़िकेशंस जो है वो आपको आसानी से प्राप्त होता रहे। अब अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी हो गया, ठीक है, नेट के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे अंकित सर जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर का नाम क्या है, आप सभी को स्क्रीन पर दिख गया होगा, ठीक है। राज्य, राजा, एक प्राचीन गणराज्य, ठीक है। ये टॉपिक हमारा है और इसी पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की थी तो महापाषाण कालिक जो कब्रें थी, ठीक है, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। और साथ में हम लोगों ने क्या किया था, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेदिक काल को भी डिस्कस किया था। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हम सभी डिस्कस कर ली थी। और इसके आगे जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ने वाले हैं शासक जो थे वो राजा बने कैसे। सबसे पहले अगर राज्य की बात है तो वहाँ पे शासक रहे होंगे। और हमारे दिमाग में ये बात तुरंत आती है कि अगर राज्य था तो उस राज्य का शासक कौन था, उसका चुनाव होता था या वो लोग वंशानुगत तरीके से बनते थे, किस प्रकार से जो शासक बनते थे। तो इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले 50 वर्षों से पहले हम बात करेंगे तो हम लोग क्या करते आ रहे हैं, चुनाव के माध्यम से जो है अपने शासक या अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते आ रहे हैं। वर्तमान संदर्भ में भी आप अगर देखेंगे तो जो चुनाव होता है शासक का या नेता का या प्रतिनिधि का, वो किस माध्यम से होता है, चुनाव के माध्यम से। हम लोग चुनाव में अपने वोट करते हैं और अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर लेते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या अगर हम आज के 2 या 3 हज़ार साल पहले चले जाएं तो क्या प्रक्रिया यही थी? ये बात सोचने वाली है। आप अगर सोचेंगे कि 2-3 हज़ार साल पहले आखिर क्या प्रक्रिया थी, राजाओं या शासकों का चुनाव किस प्रकार से होता था? तो आपको ये पता होना चाहिए, हमने पीछे ही पढ़ा था कि जो कुछ राजा थे संभवतः जन, या जन का मतलब होता है लोग, ठीक है? तो लोगों के माध्यम से चुने जाते थे। लेकिन होता क्या, 3000 साल पहले की बात करें तो राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन जो हैं वो दिखाई दिए। वो परिवर्तन कौन से थे, हम यहाँ पे जानते हैं। अभी तक जो थे लोग राजा को चुन रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ सामने निकल के आती है। वो नई चीज़ साथियों कौन-सी है? वो है अश्वमेध यज्ञ। अर्थात लोग क्या है, यज्ञ करके जो है शासक या राजा बन रहे थे। पहला यज्ञ की बात करें तो अश्वमेध यज्ञ जो ऐसा यज्ञ था, अश्व माने आप समझ रहे होंगे कि घोड़ा होता है। तो इस यज्ञ में क्या होता था कि घोड़े को राजा के लोगों की देख-रेख में, अर्थात जो एक घोड़ा छोड़ा जाता था यज्ञ के बाद। और इस घोड़े के साथ में क्या होता था, छोटी-मोटी सेना की टुकड़ी रहती होगी और ये स्वतंत्र विचरण करता था। ठीक है? तो ये अश्व जो है एक राज्य से दूसरे राज्य होता हुआ, ठीक है? ये सब कहीं ये जाता था। अगर किसी राजा ने क्या किया, अगर इस अश्व को रोका, ठीक है, इस अश्व को रोक लिया तो ऐसा माना जाता था कि ये जो शासक यहाँ का है ये राजा का विरोध कर रहा है। और उस राजा को, उस राजा यज्ञ करने वाले राजा से क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। और यदि क्या हुआ, उस घोड़े को जाने दिया गया, तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। और जो राजा इस अश्व को जाने देता था, ठीक है, तो वो माना जाता है कि इसने क्या किया, अधिकार जो है, घोड़ा छोड़ने वाले राजे का अधिकार जो है इसने स्वीकार कर लिया है, आधिपत्य स्वीकार कर लिया। समझे आप लोग? तो ये अश्वमेध यज्ञ जो था, इसके माध्यम से भी लोग शासक बनने लगे थे। ठीक ऐसा देखने को मिला है। इसके बाद उन राजाओं को क्या होता था, जो इनका आधिपत्य स्वीकार कर लेते थे, तो उन राजाओं को क्या किया जाता था, उस यज्ञ में आमंत्रित किया जाता है कि आइए आप हमारे यज्ञ में आप शामिल होइए आके। लेकिन ये राजा जो यज्ञ में शामिल होते थे, ये सिर्फ क्या करते थे, ये उस यज्ञ में सम्मिलित होते थे, लेकिन हाँ, इनको कुछ करना नहीं होता था। समझ रहे हैं आप लोग? एक कह सकते हैं, एक मेहमान की तरीके से, अतिथि की तरीके से आते थे, ठीक है? उस यज्ञ में शामिल होते थे, उस यज्ञ का को देखते थे, लेकिन हाँ, जो यज्ञ करने वाला था वो मेन राजा ही था। यज्ञ किए किसके द्वारा जाते थे? ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो ये यज्ञ जो थे पुरोहितों के द्वारा किए जाते थे।
ठीक है, पुरोहित प्रायः ब्राह्मण होते थे। ठीक, ये यज्ञों को विधि विधान पूर्वक जो संपन्न करने का कार्य करते थे। इसके लिए क्या होता था, इन्हें उपहार से सम्मानित किया था। जो पुरोहित यज्ञ करते थे तो इसके बदले में उनको क्या होता था, उनको विभिन्न प्रकार के उपहार भी दिए जाते थे। आज भी आप देखते होंगे, जो अगर यज्ञ किया जाए तो विभिन्न प्रकार के उपहार जो हैं वो पुरोहितों को दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। समझ रहे हैं आप लोग? अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा के लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। जो अन्य राजा थे, ठीक, जो उस राजा का आधिपत्य स्वीकार कर लेते थे तो वो क्या करते थे, जब वो आते थे तो वो उपहार लाते थे उस राजा के लिए। इन सभी आयोजनों में राजा का क्या होता था, मुख्य स्थान होता था। अर्थात जो है, जो मेन जो होता था वो राजा ही होता था। उसे क्या किया जाता था, सिंहासन पे एक राज सिंहासन रहा होगा या फिर बाघ की खाल, ठीक है, और उसको उस पे बिछा के एक विशेष प्रकार का आसन बनाया जाता था। ठीक, इन पे बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी, अर्थात जो युद्ध होता था तो उसमें जो राजा का सारथी होता था या उसको सहचर भी होता था, जो भी कहें आप, सारथी कहें या उसका सहचर कहें, ठीक है। तो यज्ञ जब होता था तो यज्ञ के अवसर पे वो क्या करता था, वो राजा की विजयों को, जो सहचर होता था, सारथी होता था, तो वो राजा की जो विजय होती थी उनका क्या करता था, गान करता था, अर्थात उनका बखान करता था। लोगों को उनकी विजयों के बारे में बताता था वो सारथी। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानी हो गई, उसके पुत्र हो गए, ठीक है, तो ये क्या करते थे, छोटे छोटे अनुष्ठान करते हुए रहते थे। एक तरफ अश्वमेध होता था, उसके अलावा क्या करते थे, ये सब छोटे छोटे अनुष्ठान भी करते थे। अन्य सारे आमंत्रित जो राजा थे वो सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। उनको कुछ करना नहीं होता था, उनको सिर्फ यज्ञ में बैठना था, ठीक है, और उनको देखना होता था जो प्रक्रिया चल रही होती। ठीक है। पुरोहित क्या करते थे, राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करते थे। ठीक है, पवित्र जल का छिड़काव करते थे। साथ ही क्या करते थे, अन्य जो संबंधित अनुष्ठान थे, जो अन्य संबंधित प्रक्रिया थी वो भी संपन्न करते थे। विष, विष मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया है। ठीक है, विष कहें या वैश्य कहें, ठीक, तो ये क्या करते थे, ये सामान्य लोग होते थे और ये क्या करते थे, उपहार लाते थे। क्या लाते थे, ये उपहार लेके आते थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो चौथा वर्ण होता था जिसका नाम है शूद्र, तो ये शूद्र जो होता था इसको अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। अर्थात अनुष्ठान में शामिल होने वाले कौन वर्ण थे, पहला तो क्षत्रिय हो सकता, और ब्राह्मण, और हो गया वैश्य। ये तीन जो वर्ण थे शामिल हो सकते थे, अन्यथा जो शूद्र होता था ये वर्ण जो है शामिल नहीं होता था। इस तरीके से बात हमने अश्वमेध यज्ञ की कर ली। अब हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जो वर्ण विधान था उस टाइम वो कैसा था। इस समय उत्तर भारत की हम बात करेंगे। उत्तर भारत की हम जब बात करते हैं तो इसमें दो नदियां जो प्रमुख हैं, एक है गंगा और एक है यमुना। ठीक है, और इन दोनों के क्षेत्र में देखा जाए तो कई सारे ग्रंथ की रचना की गई है। इन सबके दोआब या इनके क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए हैं। ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेद की रचना ऋग्वेदिक काल में हो चुकी थी। इनके बाद क्या होता है, उत्तर वैदिक ग्रंथ जो हैं रचे गए। अब ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन कौन से, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या आ जाता है, सामवेद कहा जाता है, यजुर्वेद कहा जाता है, अथर्ववेद कहा जाता है। अर्थात ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हो गई, और उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उनमें जिन ग्रंथों की रचना हुई है उसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो थे, और भी साथ में अन्य ग्रंथ जो उनकी रचना हुई है। लेकिन ये जो तीन वेद हैं ये इंपॉर्टेंट है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के क्या अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें क्या था, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विभिन्न प्रकार की जो है विधियां जो हैं उनका उल्लेख इन ग्रंथों में प्राप्त होता है। साथ ही इसमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया। जो सामाजिक नियम होते थे, जिस प्रकार से हम वर्ण की बात कर रहे हैं, तो वर्ण में क्या होता था, वर्ण में क्या होता था कि लोगों को वर्गीकरण किया गया था उनके किसके आधार पे, ऋग्वैदिक काल में था
व्यवसाय के आधार पे, उत्तर वैदिक काल में कैसा हो गया, जन्म के आधार पे। समझे? इस समय समाज में कई प्रकार के समूह थे। समूह का मतलब आप समझते हैं कैसे? राजा हो गया, पुरोहित हो गया, योद्धा हो गया, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले, ये सब क्या होते थे? ये सब समूह होते थे। ये सब वहां पे मौजूद थे। अब कोई वहां पे ब्राह्मण भी हो सकता है जो पुरोहित होता होगा, कुछ उसमें योद्धा होते होंगे, कृषक भी कुछ लोग होते हैं खेती किसानी करते होंगे, पशुपालक होंगे जो विभिन्न प्रकार के जानवर पालते होंगे, व्यापारी जो व्यापार करते होंगे। ठीक इस तरीके से क्या होता है कि बहुत प्रकार के वहां पे समूह जो है उपस्थित थे समाज में। लेकिन इन सभी समूह की बात करें तो इनमें पुरोहित और योद्धा दो जो थे समूह, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और इनको वैभव की बहुत ज्यादा प्राप्ति थी। ठीक इनका प्रभाव जो था पुरोहित और योद्धा का वो ज्यादा था। वहीं कुछ कृषक और व्यापारी क्या थे, धनवान थे। अब व्यापारी व्यापार कर रहा है, ठीक है, अगर वो बड़े स्तर पर व्यापार कर रहा है, ठीक, तो वो धनवान होगा। कृषक है जिसके पास ज्यादा भूमि है, ठीक है, अच्छी फसल वो उगा रहा है, तो वो भी धनवान हो सकता है। दूसरी ओर जो होते थे पशुपालक, शिल्पकार और श्रमिक, ये सब क्या थे, ये सब गरीब थे, निर्धन थे, ठीक है, शिकारी वगैरह। पशुपालक है अपना जानवर चरा के अपना भरण पोषण करना उसका, ठीक, शिल्पकार है तो विभिन्न प्रकार की चीजें बना के भरण पोषण हो गया, श्रमिक है जो मेहनत करता था, ठीक, मछली पकड़ना, शिकार करना, ये सब तो निर्धन की श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन हाँ, व्यापार और कृषक धनवान हो सकते थे। आप लोग समझे यहाँ पे? पुरोहित और योद्धा जो थे ये जो है सबसे ज्यादा वैभवशाली थे, और कृषक और व्यापारी थे वहां पे, लेकिन वो कुछ हद तक कुछ धनवान उसमें थे, सभी नहीं थे लेकिन हाँ कुछ धनवान थे। वही दूसरी तरफ जो ये पशुपाल, शिल्पकार और श्रमिक ये सब क्या थे, निर्धन थे। ठीक, ये इस प्रकार के समूह के बारे में वहां पे जिक्र किया गया है। पुरोहितों ने क्या किया है, लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम वर्ण बोलते हैं। वर्ण कितने हैं आपसे पूछा जाए तो कितने बताएंगे, 4 वर्ण हैं। इनका जो था उनका कार्य जो अलग अलग था, ठीक है। जैसे पहला वर्ण था ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का कार्य क्या था कि वो वेदों का अध्ययन अध्यापन करे, ठीक है, यज्ञ करे, ठीक है, क्या करता था, वेदों को पढ़ाना, ठीक है, और यज्ञ करना। और इनके लिए उनको क्या मिलता था, विभिन्न प्रकार के उपहार भी प्राप्त होते थे। दूसरा स्थान आता है शासकों का, जिन्हें क्या कहते थे, छत्री कहा जाता था। अब छत्री क्या करेगा, युद्ध करेगा, ठीक, युद्ध करेगा, साथ में लोगों की रक्षा करने का दायित्व जो था वो छत्री पे था। तीसरा स्थान आता है विष या वैश्य। विष या वैश्य का मतलब ये होता है जो व्यापार करते थे। इनके अंतर्गत क्या आते थे, व्यापार, ऐसे कृषक हो गए, पशुपालक हो गए, व्यापारी, ये सब क्या आ गए, ये सब विष में आ जाते हैं या वैश्य में आ जाते हैं। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन जो अंतिम वर्ण था साथियों वो था शूद्र। और इसका कार्य क्या होता था कि ये तीनों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्ण की सेवा करना था इसका कार्य। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का, अभी हमने बताया ना आपको कि ये अनुष्ठान में शामिल नहीं हो सकते थे, अर्थात इनको कोई अनुष्ठान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। साथ ही एक बात और इंपॉर्टेंट है कि औरतों को भी क्या माना गया है, शूद्र माना गया था। बहुत ज्यादा यह पॉइंट वाली इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए। औरतों को भी शूद्र के समान माना गया था, तो इसलिए क्या कहा गया वहां पे महिलाओं एवं शूद्रों दोनों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं प्राप्त था। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों को क्या था, वेदों का अध्ययन दोनों नहीं कर सकते थे, क्योंकि महिलाओं को भी शूद्र माना गया और शूद्र तो शूद्र थे ही। समझे आप लोग? अर्थात कह सकते हैं इस समय में या उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। आई बात समझ में आपको सभी के? अब हम पुरोहितों के अनुसार बात करें तो वर्णों का जो निर्धारण होता था जन्म के आधार पर होता था। उत्तर वैदिक काल में भी मैंने क्या बताया, जन्म के आधार पर। ऋग्वैदिक काल में कैसा था, व्यवसाय के आधार पर। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगर जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण हो रहा है तो हम कहेंगे ये कि भाई ब्राह्मण का अगर संतान है तो क्या होगी, ब्राह्मण होगी। ऐसे ही अगर क्षत्रिय की संतान है तो वो क्या होगी, क्षत्रिय होगी। यदि अगर वैश्य की संतान है तो वो क्या होगी, वैश्य होगी। और अगर शूद्र की संतान है तो क्या होगी, शूद्र होगी।
ठीक है, इस प्रकार से जन्म के आधार पे वर्णों का जो निर्धारण है वो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। समझे आप लोग? इसमें क्या होता था, इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है। इसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो इन वर्गीकरण को नहीं मानते थे। ठीक है, वो इन वर्ण निर्धारण को सही नहीं मानते थे जन्म के आधार पे। ऐसे बहुत लोग होते थे। कहीं कहीं क्या हो गया, कुछ वर्ण जो होते थे अपने आप को श्रेष्ठ मानते दूसरे वर्ण से। इन ब्राह्मण ने प्रक्रिया बनाई थी, ये तो आपको सभी को पता है। ये प्रक्रिया जो थी वर्ण निर्धारण, ये ब्राह्मण ने ही बनाई थी। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, जो इस व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। कुछ राजा जो थे वो क्या कहते थे, हम पुरोहितों से श्रेष्ठ हैं, हम पुरोहितों से श्रेष्ठ हैं। ये तो यज्ञ या अनुष्ठान ही करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, तो इसलिए हम इन सभी से श्रेष्ठ हैं। ये सब चीजें देखने को मिली हैं, ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। कुछ लोग जन्म के आधार पर निर्धारण सही नहीं माने, कुछ लोगों ने कहा कि भाई व्यवसाय के आधार पर लोगों भेदभाव उचित नहीं समझते हैं। तो हर तरीके से जहाँ पे चीजें होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ मायने में सभी को संतुष्ट नहीं किया सकता और उसमें अलगाव या विरोध की स्थिति होती है। ठीक है, तो आप इतना आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद काल में व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण कर दिया गया था और उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्गीकरण था वो किस हिसाब से हो गया, जन्म के आधार पर हो गया, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बच्चों बात करने वाले हैं जनपद के बारे में। अब धीरे धीरे हम लोग कबीलों, जो कबीले होते थे, ठीक है, छोटे समुदाय होते थे, वहां से निकल के हम लोग जनपद की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, क्योंकि कई कबीले जो थे वो एक होके जनपद का निर्माण कर रहे हैं। समझे आप लोग? अभी जनपद आएगा, फिर कई जनपद मिलकर क्या बन जाएंगे, महाजनपद का रूप ले लेंगे। एक सिर्फ कहानी के माध्यम से है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को एक डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे बेस्ट तरीके से एनसीईआरटी पढ़ाई नहीं जा सकती। चलिए हम लोग जनपद के बारे में बात करेंगे। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होके, अर्थात लोगों के छोटे से कबीला या जो लोगों के राजा ना होके क्या हो गए, वो जनपदों के राजा माने जाने लगे। और जनपद क्या होते थे, वो बड़े होते थे। जन की अपेक्षा वो जनपद जो होते थे वो बड़े होते थे, वो क्योंकि वो कई जनों से मिलके जनपदों का निर्माण होता था। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, बस जाने की जगह। बस जाने की जगह जो है वो जनपद का क्या है, शाब्दिक अर्थ होता है। पुरातत्वविद जो होते थे, जो खुदाई करते थे और अवशेष प्राप्त करते थे, तो जनपदों की कई बस्तियों की उन्होंने क्या की, खुदाई की। जैसे कहाँ कहाँ खुदाई की, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए आप लोग। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे जहां पे क्या किया गया है, पुरातत्वविदों ने क्या की, यहाँ पे बस्तियां मिली, उनकी खुदाई की है। खुदाई से पता क्या चला, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लोग क्या कहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। ठीक, वहां पे कोई पक्के मकान नहीं थे, झोपड़ियां थी। साथ में मवेशियों के साक्ष्य मिल गए, साथ में कुछ अन्य जानवरों को भी साक्ष्य मिले। ये लोग क्या करते थे, ये लोग विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों, ये सब फसलें क्या करते थे, ये लोग उगाते थे। इसके साथ ही लोग क्या करते थे, लाल मिट्टी, सॉरी, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। लोग क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें कुछ जो होते थे धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। क्या होते थे, कुछ धूसर, कुछ लाल रंग के होते थे। इन पूरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें क्या बोला गया है, चित्रित धूसर पात्र। अब आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं, ये बर्तन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, चित्रित धूसर मृदभांड है, ठीक है, या पात्र है। ज्यादातर क्या मिली हैं, ज्यादातर क्या मिली हैं, कटोरियां, ठीक है, और थालियां। ठीक है, कटोरी ज्यादातर मिली हैं साक्ष्य के रूप में और मिली हैं थालियां। लोग इनका क्या प्रयोग करते होंगे, इनमें भोजन करते होंगे, ठीक, कटोरी में भोजन करते होंगे या थालियों में भी भोजन करते होंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, ये आपको चित्र दिख रहा है, चित्र धूसर मृदभांड एक है और एक पतली परत जैसा ये बना हुआ है
ठीक है। और इसके ऊपर आप लोग ये देख रहे होंगे चित्रकारी की गई प्रकार की, ये ज्यामितीय चित्रकारी आपको दिख रही है ये, ठीक, ये आपको बहुत आसानी से नजर आ रहा होगा। तो इनको चित्रित धूसर मध्यभाण्ड कहा गया है। चित्रित धूसर का मतलब क्या हो गया? चित्रित का मतलब ही भैया चित्रकारी। उस पे लोग चित्रकारी क्या क्या करते थे, बहुत चीजें। कुछ लोग सरल रेखा बना दिए, ठीक, सरल रेखा है देखिए, ठीक, सरल रेखा के माध्यम से बना दिए, या कुछ उस पे उन्होंने ज्यामिति चित्रकारी कर दी। तो ये सब चित्रकारी जो है वो बर्तनों पे देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो बर्तन थे उत्तर वैदिक काल में वो कैसे थे? चित्रित धूसर मृदभांड, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्या हुआ, अब जनपद के आगे बात करें तो और भी जो है जनपद, छोटे छोटे जनपद जो हैं, या कह सकते हैं आपस में मिलके बड़े महाजनपदों में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। समझ रहे हैं आप लोग? ये महाजनपद जो होते थे ये बहुत बड़े होते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें हैं आपस में मिलके क्या हो रही हैं, एक केंद्रीय चीजें बना रही हैं। ठीक, जहाँ पे लोग कबीलों में बिखरे हुए थे, कोई यहाँ रह रहा, कोई यहाँ रह रहा, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, आप जनपद में रहने लगे, ठीक, बस गए जाके, एक जगह से दूसरी जगह जाके उन्होंने जनपद का निर्माण जैसे हो गया, महाजनपद, जनपद से निकल के लोग महाजनपद बना लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे क्या हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। करीब 2500 साल पहले की हम बात करें तो कुछ जनपद जो हैं अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। ठीक, क्या हो गए, कुछ जनपद जो हो गए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गए, और इनको क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की क्या होती थी, एक राजधानी होती थी, जहां से वो लोग क्या करते थे, अपने विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित करते होंगे। ठीक, या कह सकते हैं जहां पे जो राजा था, जहां से शासन करता होगा, वहां पे उसको क्या बोलते थे, राजधानी बोलते थे। कई राजधानियों की क्या की गई साथियों, किलेबंदी भी की गई। अब आप जानेंगे किलेबंदी क्यों की जाती थी। ठीक है, विभिन्न प्रकार की सुरक्षा के लिए की जाती होगी। ठीक, किलेबंदी किस लिए की जाती थी, वो सुरक्षा के लिए की जाती होगी। और एक किलेबंदी करते किससे थे, लकड़ियों से करते थे, ईंटों से करते थे, और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें भी ये लोग बनाते रहते थे। इस प्रकार से किलेबंदी जो है वो की गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर के अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण बनाया। मैंने वही चीज बताई आपको कि सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किए, ऊंची ऊंची जो है दीवारें को रूप में किलेबंदी कर रखी थी। ठीक है, जिससे कि जो है वो आक्रमण से अपनी सुरक्षा कर सकें। कुछ राजा क्या करते थे, अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर क्या करते थे, अपनी राजधानी के क्या कर चारों ओर क्या एक ऊंची विशाल और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके क्या कर देते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। कहते जितनी ऊंची दीवार है, ठीक है, उतने शक्तिशाली राजा हो गया। ठीक है, ये सब प्रदर्शन होते, तरह तरह से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण भी रखना सरल हो जाता था। अब जो अंदर रह रहे हैं, किलेबंदी अगर कर दी गई, ठीक है, तो एक कहते हैं ना कि किलेबंदी करने से क्या होता है, उसके भीतर जो लोग रह रहे हैं तो उस पर एक प्रभाव स्थापित हो जाता है, और नियंत्रण रखना भी सरल हो गया। भाई लोग अगर फैले हुए हैं दूर दूर तक, ठीक है, तो उस पर नियंत्रण करना आसान नहीं है। लेकिन अगर एक जगह पे लोग, ठीक है, किलेबंदी के अंदर अगर रह रहे हैं तो उन पे नियंत्रण करना आसान हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? एग्जाम्पल के तौर से एक कमरे में लोगों को अगर 20 लोगों को बंद कर दिया जाए कमरे में, तो आप उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, और उन्हीं को अगर एक मैदान में छोड़ दिया जाए तो क्या उनको आप संभाल पाएंगे? खुद सोचिए आप लोग। तो वही यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं। इस तरह की जो विशाल दीवारें साथियों बनाई जाती थी, उनके लिए क्या होती थी, एक व्यापक योजना की आवश्यकता थी। ऐसे नहीं बना दिया, हवा में नहीं बन जाती थी। इसके लिए विभिन्न प्रकार की वो लोग योजना का निर्माण किया जाता था, और इनके लिए क्या करना पड़ता था। अब दीवार है, इनके लिए लाखों की संख्या में ईंटों की आवश्यकता। भाई राजधानी जो होती थी बहुत बड़ी होती थी, और उसके चारों ओर दीवार ऊंची ऊंची बनाना ये कोई आसान कार्य नहीं था। इसके लिए लाखों ईंटों पत्थरों की आवश्यकता होती थी। और इसके लिए क्या होता था, इसके लिए बड़ा परिश्रम करना होता था। दूर दूर से क्या करते थे, जो स्त्री पुरुष बच्चे होते थे, वो क्या होते, ईंटें या पत्थरों को लाते होंगे। इसके लिए क्या होना, उनको बहुत ज्यादा परिश्रम भी करना पड़ता होगा। समझ रहे हैं आप लोग?
अब राजा क्या करने लगे थे, यहाँ से राजा क्या करने लगे, सेना रखने लगे थे। अभी तक सेना का कोई उल्लेख नहीं मिला है, लेकिन महाजनपद आते आते लोगों ने क्या कर दिया, सेना रखना प्रारंभ कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। और सेना रखते थे, साथ में क्या करते थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देते थे। और वेतन देकर क्या होता था, पूरे साल के लिए इनको सेना में रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः क्या है, आहत सिक्कों के लिए। आहत सिक्कों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब हम लोग सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आहत सिक्के क्या होते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि कुछ भुगतान जो होता था उनको आहत सिक्कों के माध्यम से भी होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक आपको चित्र दिख रहा है साथियों, ये कौशाम्बी किले की दीवार है। आप लोग देखिए कितनी ऊंची और कितनी बड़ी दीवार है। ठीक है, चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितनी ऊंची दीवार है। और ये कहाँ से मिली है, ये उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद जो है डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौशाम्बी जो है इलाहाबाद के ही पास है। तो ये आप दीवार देख सकते हैं। अब हम साथियों कर के बारे में बात करते हैं। कर प्रक्रिया क्या थी वहां पे। भाई सिंपल सी बात है, अगर सेना रखी जा रही है और सेना के लिए वेतन दिया जा रहा है, उसका रख रखाव या खर्चा, उसके लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन की भी आवश्यकता है। अब ये संसाधन कहाँ से राजा के पास आएंगे, आप स्वयं सोचिए। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया आ गई, एक कर प्रक्रिया आ गई। और कर किससे लिया जाता था, आम जनता से कर जो है वो लिया जाता था। सारी चीजें जो है सिस्टम से हो रही हैं। ठीक है, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे। इनके लिए उनको प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती होगी। अगर भाई किले बनवा रहे हैं तो किले के लिए भी खर्च की आवश्यकता है। बड़ी सेना रख रहे हैं तो उनका खर्चा उठाने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ चाहिए, बिन प्रकार संसाधन की आवश्यकता है। और ये संसाधन आएंगे कहाँ से, ये संसाधन कहाँ से आएंगे भाई, लोगों पे क्या लगाएंगे, कर लगाएंगे, सिंपल सी बात है। अब उपहार की बात खत्म हो गई। अभी तक क्या होता था, लोग अपनी स्वेच्छा से क्या करते थे, उपहार दे दिया करते थे। जो भी उनका मन आया, जितना मन आया दे दिया और वो ले लिया जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे। लेकिन अब क्या हो गया, ये उपहार वाली सिस्टम प्रणाली खत्म। अब क्या हो गया, कहा कि भैया ऐसा है, अब आपको नियमित रूप से कर देना होगा। ठीक, आप राज्य में रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है अपनी आय का जो है वो कर देना पड़ेगा। ये एक महाजनपद काल से प्रारंभ हो गया। फसलों पे लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। क्यों, क्योंकि जो सबसे ज्यादा थे कृषक ही वहां पे थे, लोग सबसे ज्यादा खेती ही करते थे। और कितना हिस्सा कर के रूप में लिया गया, तो आपको ये ध्यान रखना है, 1/6 जो हिस्सा है वो निर्धारित किया गया था कर के रूप में। और इस हिस्से को क्या बोला गया, भाग बोला गया। क्या बोला गया, भाग बोला गया इस कर को। ये देना ही पड़ता था, अनिवार्य था यहाँ पे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया गया। मैंने कहा आम जनता सभी पे कर लगाया गया। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया गया जो प्रश्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता था। क्यों, इनसे डायरेक्ट कर या कह सकते हैं इनसे पैसे नहीं लिए जाते थे, कोई मुद्राएं नहीं ली जाती थी। इनको कर कैसे देना था, जैसे आप 30 दिन काम कर रहे हैं तो 30 दिन में क्या करेंगे, अगर 1 दिन आपको क्या करना है, राजा के लिए काम करना है, अपने लिए काम नहीं करना है, तो इस प्रकार से इनके श्रम के रूप में कर जो है वो वसूला जाता था। पशुपालकों और जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में भी कर देना होता था। अब जो पशुपालक थे, जानवर जो पालते थे, अब वो कैसे देते थे, वो जैसे उत्पाद, जैसे दूध, ठीक है, जानवरों से प्राप्त होने वाला दूध है, ठीक है, तो वो कर के रूप में उनको देना पड़ता था। व्यापारियों को भी सामान खरीदने बेचने के लिए क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था। साथ में आखेटक और संग्राहकों से भी जो जंगल से वस्तुएं प्राप्त होती थी उनको भी कर के रूप में देना होता था। अर्थात कर जो लगाया गया उससे बचा कोई नहीं। ठीक है, हर इंसान को कर देना होता था। यहाँ पे बस स्त्री बच्चों को छोड़ दिया गया, उनसे कर नहीं लिया गया, बाकी सबसे कर लेना पड़ता था। आखेटक हैं आप, भैया शिकार करते हैं, जो जंगलों से वस्तुएं प्राप्त करते हैं, आप उनको कर के रूप में दीजिए। ठीक है, तो ये कर की प्रक्रिया थी। कृषि में परिवर्तन की बात करें, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए।
कौन कौन से आए परिवर्तन? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है लोहे की खोज। किसकी खोज साथियों? लोहे की खोज। लोहे की खोज किस काल में होती है? उत्तर वैदिक काल में हो जाती है। इससे क्या होता है, इतने व्यापक परिवर्तन आते हैं किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। अभी तक साथियों क्या होता था, वो लोग लकड़ी से हल जोताई करते थे, कहते हैं, या मतलब विभिन्न प्रकार से जो भी रहा हो। लेकिन जब लोहा आ गया, अब क्या किया उन्होंने, जो फाल होते थे हल के, जिससे जुताई की जाती है, लोहे का हल का फाल जानते हैं, जो नीचे लगा होता है हल में, ठीक है, जिससे जुताई होगी, उसमें अब क्या बनाते थे? लोहे का फाल बनाते थे। अब जो है, जब लोहे का फाल हो गया तो उससे जुताई करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है, जुताई जो हो गई बहुत आसान हो गई। इससे जो क्या हुआ, जब जुताई आसान हो गई, बहुत अच्छी जुताई होने लगी, तो फसलों की क्या हुई? उपज भी बढ़ने लगी। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने लगे, ठीक है, धान के पौध तैयार करना, उनका रोपण शुरू किया। तो मतलब किस तरह से ये कहें कि लोहे के खोज से इतना ज़्यादा प्रभाव बन गया, लोगों की फसल उत्पादन क्षमता भी बढ़ गई, ठीक है। अब संसाधन अगर बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है साथियों कि वहाँ पे उपज भी बढ़ेगी। पहले की तुलना में अब क्या था कि जो पौधे थे वो ज़्यादा जीवित रह सकते थे, पैदावार भी ज़्यादा बढ़ गई। कमर तोड़ परिश्रम करना होता था पहले, लेकिन अब क्या था, अब इतना परिश्रम नहीं करना पड़ा। समझे आप लोग? तो कुल मिला के बात ये कहें तो कृषक में परिवर्तन जो आए हैं, वो लोहे की खोज से आए। समझे आप लोग? चलिए हम लोग अब बात करते हैं मगध के बारे में। मगध बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था उस टाइम में, और करीब 200 साल पहले, ठीक है, या इसके भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। मगध जो था बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी था, यहाँ पे शासक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। इसकी लोकेशन क्या थी? ये जो था गंगा, ठीक है, गंगा और जो उसकी सहायक नदी सोन, इन दोनों नदियों के बीच में ये क्षेत्र जो है वो पड़ता था। इसके दोआब में स्थित था मगध। गंगा और सोन जैसी नदियां जो है मगध से होकर बहती थी, और ये क्या था, सबसे बड़ी बात है, नदियां बह रही हैं, उस दोआब में स्थित था मगध, तो यहाँ पे यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बना देती थी। मगध का एक हिस्सा क्या था? जंगलों से घिरा था। एक हिस्सा जंगलों से घिरा था, और इन जंगलों में क्या थे? बहुत विशाल विशाल हाथी थे। फायदा ये हुआ कि इन हाथियों को पकड़ के लाया गया, और उनको क्या किया गया? सेना के लिए उनको प्रशिक्षित किया गया। सेना के लिए प्रशिक्षित किया गया साथ में ही, और ये जंगल से और भी उनके फायदा मिले। जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए क्या उनको प्राप्त हो गई? लकड़ियां प्राप्त हो गई। तो ये जंगल जो है मगध के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा इस क्षेत्र में क्या था? लौह की खदानें थी। लौह की क्या थी? खदानें थी, जिससे क्या हुआ, इनको लोहे की प्राप्ति हुई, और लोहे से उन्होंने क्या बनाए? औजार और हथियार बनाने शुरू कर दिए, जिससे कि युद्ध के क्षेत्र में इनका प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया, और ये और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। मगध में शासक की बात करें साथियों, तो दो शासक जो हैं बहुत शक्तिशाली रहे हैं। एक था बिंबिसार और एक था अजातशत्रु। ये दो शासक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। इन्होंने जीतने के लिए हर वो तरीका अपनाया जो ये अपना सकते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक था मगध का। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र जो था, उपमहाद्वीप जो था हमारा, जहाँ ये बसे हुए थे मगध में, वो अब क्या किया? उत्तर पश्चिम तक इसने जो थे नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। अभी तक ये कहाँ थे? उत्तर भारत में। गंगा यमुना के दोआब में मगध था, तो वहां से उत्तर पश्चिम तक जो है काफी दूरी है, वहां तक जो है इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। किसने? महापद्मानंद ने। बिहार, बिहार में पड़ता है राजगृह। बिहार में राजगृह पड़ता है, जिसे आधुनिक राजगीर करते है, जो कई सालों तक किसकी? मगध की राजधानी बना रहा। अर्थात मगध की राजधानी कौन था? राजगृह। आप ध्यान रखेंगे। बाद में क्या होता है? इसके बाद जो राजधानी बन जाती है वो है इनकी पाटलिपुत्र। राजगृह के बाद इन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो आज का पटना है वहां पे, बिहार का, ठीक है। 2300 साल पहले की बात करें साथियों, तो क्या होता है कि मैसोडोनिया का जो राजा था, जिसका नाम था सिकंदर, आप सभी को पता है, सिकंदर ने क्या किया था? विश्व जो है विजय करने का स्वप्न देखा था, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया।
कई हद तक उसने बहुत सारे शासकों को हराया, बहुत सारे राज्यों पे विजय प्राप्त की, लेकिन क्या हुआ, उसने पूरी तरह विश्व विजय करने में उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। भारत पहुँचता है, पश्चिमी एशिया में बहुत शासकों को हरा के, उन्होंने मिस्र को भी हराया, ठीक है? बहुत सारे शासकों को हराते-हराते वो क्या पहुँच जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है और पहुँच जाता है व्यास नदी के किनारे। व्यास नदी के किनारे जब पहुँच जाता है तो क्या होता है, उसकी सेना आगे बढ़ने के लिए इनकार कर देती है। उसकी सेना ने आगे बढ़ने का मना कर दिया, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उसकी सेना ने जो मगध के शासक थे, उनके बारे में सुन रखा था। उनको पता था कि जो है मगध के शासक या भारत के जो शासक थे, उनके पास बड़े-बड़े हाथी होते थे, ठीक? बड़ी-बड़ी सेनाएँ हैं, ठीक है? पैदल हों, रथ हों, ठीक है? हाथियों की बड़ी-बड़ी सेनाएँ हैं, तो इससे चलते वो क्या कर गए, उनको भयभीत हो गए। भयभीत होने के साथ-साथ ये भी था कि वो बहुत दूर से आए थे, बहुत संघर्ष किया था, उसके सहारे वो बहुत क्या हो गए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा थकान भी आ गई थी। ठीक, उसके इसीलिए उनको भी आगे एक तो भयभीत हो गए, उसके अलावा थके हुए थे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अब मगध पे आक्रमण करें या भारत पे आक्रमण करें या व्यास नदी के आगे बढ़ें। ठीक, ये आप सभी लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग वज्र के बारे में बात करते हैं, ठीक है? क्या बात करेंगे? वज्र के बारे में। जैसा आपको अभी ने पढ़ रखा है कि भाई जो मगध था एक बहुत शक्तिशाली राज्य उस टाइम बन गया था, तो इस मगध के ही पास में एक राज्य था, उसका नाम था वज्जी। और वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली। वैशाली भी कहाँ है? बिहार में। वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली, पेपर में पूछा जाता है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। कैसी शासन व्यवस्था थी? जिसे कहते हैं गण या संघ। क्या कहते हैं? गण या संघ। गण क्या होता है? यहाँ पे देखिए आप लोग, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। गण का प्रयोग क्या होता है? कई सदस्यों वाले समूह के लिए। संघ का मतलब होता है संगठन या सभा। अर्थात यहाँ पे क्या था, जो शासन प्रक्रिया थी, वो एक गण के माध्यम से की जाती थी। और उस गण में क्या होते थे? कई सदस्य होते थे। वो सदस्य जो है सामूहिक रूप से शासन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते थे। ये यहाँ पे एक बात है जो हम आप सभी को बताना चाहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी-कभी लोग एक साथ शासन करते थे। हमने वही बात आपको बताई। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। जो गण में जितने व्यक्ति होते थे, सभी क्या कहलाते थे? राजा कहलाते थे। और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। अर्थात कोई यज्ञ कर रहे हैं, तो ये गण के जो सभी राजा होते थे, ये सभी एक साथ मिलके यज्ञ को संपन्न करते थे। बैठ के आपस में बातचीत करते थे, चाहे बहस हो जाए या वाद-विवाद हो जाए या कोई सलाह-मशवरा है, तो ये सब बैठ के आपस में करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए क्या करते थे? मिलके आपस में चर्चा करते थे, डिस्कशन करते थे कि भाई हमको कैसे निपटना है, किस तरीके से हमें युद्ध करना है, ठीक है? तो ये सब बातें वो लोग आपस में मिलके करते थे। स्त्रियाँ, दास और कम्मकार इन सभाओं के हिस्सा नहीं थे। अर्थात स्त्रियाँ जो गुलाम होते थे, दास होते थे, और जो कम्मकार होते थे, ये सब क्या करते थे? इन सभाओं में वो भाग नहीं ले सकते थे, वो इनका हिस्सा नहीं थे। बुद्ध तथा महावीर ये दोनों ही गण या संघ से संबंधित हैं। बुद्ध या महावीर जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आगे इसके चैप्टर 7 आएगा, उसमें हम इनके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों ही क्या थे? गण और संघ से संबंधित थे। और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। किसमें? बौद्ध साहित्य में। ठीक? तो आगे हम संघ के बारे में जो है व्यापक डिस्कशन करने वाले हैं। एक और टॉपिक बच्चों बचा है, वो भी पढ़ लेते हैं, फिर हम ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। वज्र संघ का जो है वर्णन है वो कहाँ मिलता है? ये दीर्घ निकाय से मिलता है। वज्र संघ का दीर्घ निकाय क्या है? क्या एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसके भी बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दीर्घ निकाय में क्या है? जिसमें बुद्ध के कई जो है व्याख्यान या उनकी कई सारी शिक्षाएं जो हैं वो दीर्घ निकाय में संकलित हैं। और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ऐसा ये है, इसमें मेंशन किया गया है। अब हम लोग अजात शत्रु के बारे में पढ़ेंगे और वज्र संघ के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं। अजात शत्रु जो था वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था, क्योंकि मगध के क्या था? करीब में था। और यहाँ पे थोड़ी शासन व्यवस्था भी अलग प्रकार की थी। ठीक है? तो ये अजातशत्रु उस पे आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री, उनके मंत्री कौन थे? वस्त्रकार। क्या था? वस्त्रकार का बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजते हैं। इन्होंने कहा है जाइए बुद्ध के पास जाइए, और कुछ सलाह जो थी उनके लिए इन्होंने भेजा था। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं? इनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? ये क्वेश्चन है किसके?
बुद्ध ने उनसे पूछा। ठीक है। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्हें कहा कि व्रजवासी जब तक उन्नति करते रहेंगे, जब तक। अब देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं और ये कहा गया था बुद्ध के द्वारा। क्या था देखिए, उन्होंने कहा कि जब तक व्रजवासी उन्नति करते रहेंगे, जब तक ये पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। अर्थात कुल मिला के हम अगर आपसे बात करें, सब मिलजुल कर जब तक रहेंगे, तब तक वज्र जो है संगठन है या राज्य है वो उन्नति करता रहेगा। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों के चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पे कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक, तो ये सब बातें जो थी बुद्ध ने उनसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और है, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। जो संघ थे, यहाँ पे कई शक्तिशाली राजा इन पे आक्रमण करके इनको जीतना चाहते थे, लेकिन उनका राज अब से 1500 साल पहले तक चलता रहा। मतलब कोई भी राजा इनको हरा नहीं पाए। ठीक, कारण बहुत ही मिलजुल के लोग रहते थे, संगठन था इनका। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त की। अर्थात जब गुप्त वंश आएगा तो गुप्त शासक जो होंगे इन संघ या गढ़ पे विजय प्राप्त करेंगे और इनको अपने राज्य में मिलाएंगे, जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये चैप्टर जो है वो आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बात करेंगे किस चैप्टर की, वो देख लीजिए आप लोग। हाँ, नए प्रश्न एक विचार है, ठीक, इन सब बातें करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही हम लोग रखेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।